हेलो दोस्तों, आप सबको एक विशेष सेगमेंट से रूबरू कराने के लिए आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अमेरिका में अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो आगे के 4 सालों तक रहेंगे। अब 4 सालों तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसीज क्या होंगी, उनकी चीजें क्या होंगी और उनकी बातें क्या होंगी, उन सारी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका का इतिहास क्या है, अमेरिका का इतिहास क्या है और अमेरिका में ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई हैं जिससे अमेरिका आज के समय में सुपर पावर बनके हमारे सामने प्रस्तुत है। तो अमेरिका की चलो थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी समझ लेंगे जो कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबको जानना। जैसा कि हम सबको पता है कि यूएसए आमतौर पे अमेरिका के नाम से जाना जाता है, हम सब ये जानते हैं। और अमेरिका आज के समय में इकोनॉमिक पावर है, मतलब चीन, रसिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, ये जितने भी बड़े देश हैं, इन सारे देशों में अगर कंपेयर किया जाता है तो यूएस सबसे ज्यादा ताकतवर देश हमारे सामने नजर आता है। यूएस एक दिन में ताकतवर देश नहीं बना है। जैसा कि हम सबको पता है कि यूएस का जो मिलिट्री है, यूएस की जो कंपनीज हैं, वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ताकतवर हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है जो हम सबको नजर आता है या है, वो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी चीजों में वो चीज निकल के नहीं आ रही है जो एक्चुअल में होना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी का वो लेवल नहीं है जो यूएस में है, और आज की डेट में उसके जस्ट पीछे चाइना खड़ा है। मतलब चाइना में भी वो लेवल देखने को मिलने लगा है टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में। मतलब टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में अच्छा खासा काम आज के समय में चीन में भी कर रहा है। और एक और कारण है जो बहुत जरूरी है इन लोगों के उसमें, वो है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। मतलब जो अमेरिका की स्थिति है, जियोग्राफिकल स्थिति है, वो ऐसी है कि उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसा कि हमारे भारत की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो थोड़ा सा ज्यादा विचित्र है। कैसे, इसको भी थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि यूएस के उत्तर में यानी नॉर्थ में कनाडा है और साउथ में मैक्सिको है। मतलब 2 कंट्रीज ऊपर नीचे हैं, बाकी दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ समुद्र है। एक तरफ प्रशांत महासागर है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। तो काफी हद तक यूएस सेफ हो जाता है कि 2 तरफ के बॉर्डर्स को ही संभालना है, बाकी तो पानी ही पानी है। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? नॉर्थ में आपको अफगानिस्तान मिल जाता है, नॉर्थ ईस्ट में आपको पाकिस्तान मिल जाता है, फिर एक तरफ चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बहुत सारे देश हैं जो हमारे आसपास में हैं। और ज्यादा देश होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट का जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाता है। तो खैर, आज हम बात कर रहे हैं यूएस की, तो यूएस पे ही रुकते हैं और यूएस की बेसिक बात और जानने की कोशिश करते हैं। जियोग्राफी के हिसाब से यूएस विश्व का 3रा सबसे बड़ा देश है। तो यानी पहले और दूसरे पर कौन है? तो पहले नंबर पे है रसिया यानी कि रूस, और दूसरे नंबर पे है कनाडा यानी कि कनाडा। ठीक है, तो तीसरे नंबर का ये देश है जो जियोग्राफी के हिसाब से बड़ा है। और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 33-34 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है। और इसकी जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है, जैसे हर देश में कोई ना कोई शहर बड़ा होता ही है, तो अगर हम यूएस की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सिटी है वो है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी अपने आप में बहुत बड़ा सिटी है और वहां पर जो चीजें मिल रही हैं वो अन्य बहुत सारे देशों में नहीं देखने को मिलती हैं, और काफी हाईटेक सिटी बनाया गया है यूएस के द्वारा न्यूयॉर्क को। इसके अलावा यहाँ पर जब अगर टोटल स्टेट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 50 स्टेट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन वहां पर कितने हैं? वहां पर 50 स्टेट्स हैं। और यहाँ पर
कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश को सामान्यतः लोग यूज करते हैं। लगातार लोग इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से इंग्लिश ही है। अब आते हैं सबसे बड़े सेगमेंट पे, जो कि है इकोनॉमिकल सेगमेंट। जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी देश आज की डेट में अगर वो सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आता है तो कैसे? पैसे के मामले। तो यूएस की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो बहुत ज्यादा है, मतलब विश्व में नंबर 1 पे है। कितना है? लगभग $27 ट्रिलियन 2024 के डेटा के अनुसार लगभग $27 ट्रिलियन इसकी जो है जीडीपी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है। दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी होने के नाते इसके बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें इसके पास में एडिशनल आती हैं, जो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट होता है। जो कैसे आता है? जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हो तो आपकी सॉफ्ट पावर जो है वो पूरे विश्व में चलना शुरू करती है, और वो सॉफ्ट पावर आपको कई तरीके से पॉलिटिकली सपोर्ट करती है, सहूलियत करती है। तो अब इकोनॉमिक सेक्टर्स को देख लें तो इनके इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्या है भाई, इनका भी कोई ना कोई एक्सचेंज होगा। तो एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, एक नैस्डैक करके है, जो दुनिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी के कुछ प्लेसेस की बात करें तो उसमें सिलिकॉन वैली एक सिटी है एक तरीके से, जहां पर टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी चीजें की जाती हैं, मतलब बड़े बड़े इनोवेशंस जो हैं सिलिकॉन वैली में देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया और फेसबुक हो गया, जिसको हम मेटा आज के समय कहते हैं। तो ये सारी कंपनियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको सिलिकॉन वैली में मिल जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं जो अमेरिका को खास बनाता है, जैसे इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर और एयरोस्पेस बहुत स्ट्रांग है। नासा यहीं का ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के समय विश्व पर राज कर रहा है। विश्व पर बहुत सारी चीजें मतलब नासा की तरफ से की जाती हैं। बहुत सारे एरोस्पेस के वर्क होते हैं जो नासा पहली बार करता है, या फिर ऐसा इनोवेशन करता है जो विश्व का कोई भी देश आज तक ना किया हो। तो एक तरीके से नासा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, जो एरोस्पेस के सेक्टर में काम करता है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में हम जानते हैं कि वहां पर गेहूं का बहुत मात्रा में पैदा होता है। उसके अलावा कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। खूब बड़ी मात्रा में ये सारे प्रोडक्ट भी पैदा होते हैं। और चूंकि हमको पता है कि विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा देश है ज्योग्राफी के हिसाब से, तो लैंड की यहाँ कोई कमी नहीं है। पॉपुलेशन भी बहुत है नहीं, लगभग 33-34 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है, और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो बड़ी मात्रा में पैदा होता है। अब डिफेंस में भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, बहुत सारा पैसा लगाया जाता है। लगभग $800 बिलियन के आसपास सिर्फ डिफेंस में इन्वेस्ट किया जाता है। क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? उसके पीछे सीधा कारण है कि वहां पर क्यों इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा इनोवेशन है। इनोवेशन का परिणाम क्या होता है कि लोग बड़ी मात्रा में नई चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। कहां से? यूएस से। इसीलिए यूएस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और विश्व के तमाम देश वहां से चीजें परचेज करना चाहते हैं, स्पेशली डिफेंस के इक्विपमेंट्स परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब इनकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है इसकी तुलना में तो बहुत ही ज्यादा है। लगभग $8 लाख मतलब यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है लगभग $8 लाख है। यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो $8 लाख है। मतलब ह्यूज अमाउंट, इतना नॉर्मली देखने को मिलता ही नहीं है, इतना ज्यादा अमाउंट हो गया। उसके अलावा हम सब जानते हैं कि यूएस के जो बिजनेसमैन हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो विश्व के कई कंट्रीज के बराबर है या उससे कहीं गुना ज्यादा है। उसमें अब आज के समय सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो वो इलन मस्क ही है। लगभग $416
बिलियन डॉलर्स की उनकी नेटवर्थ है। मतलब बहुत सारे देशों की नेटवर्थ के कहीं गुना, जीडीपी के कहीं गुना ज्यादा है। इलन मस्क आज दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि अभी जल्दी में ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को इलन मस्क ने ठीक ठाक फंड दिया था। तो सीधा सा ये कह सकते हैं कि इलन मस्क इस समय सत्ताधारी जो पार्टी है यूएस की, उसके साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो 500 बिलियन डॉलर्स, 600 बिलियन डॉलर्स तक भी क्रॉस कर जाएं, जो कि अपने आप में सपने से कम नहीं है। इसके अलावा हम और चले तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उनका बहुत अच्छा है। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है। लोग अच्छे से रह पा रहे हैं वहां पर। अब अगर नए सेगमेंट की बात करें तो बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी वहां पर हैं और उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना बच्चों का ख्वाब होता है। किसी भी माता पिता का ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों को इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा पाएं। और वो यूनिवर्सिटीज जैसे हम हार्वर्ड का नाम सुनते हैं, MIT का नाम सुनते हैं, स्टैनफोर्ड का नाम सुनते हैं, येल यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, ये सब ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो R&D में बहुत बिलीव करती हैं। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिससे नई नई टेक्नोलॉजीज को लाया जा सके, नई नई चीज़ों को लाया जा सके, जिससे इनका देश भी ग्रो करे और इनके देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अपनी चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकें, बहुत ज़्यादा स्केल अप कर सकें। और इसी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये देश आज विश्व का सबसे बड़ा देश बनकर हमारे सामने खड़ा है। चाहे वो इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से हो, चाहे डिफेंस के प्रोस्पेक्टिव से हो, चाहे किसी भी मेजर प्रोस्पेक्टिव से है, ये अपने आप को पहले नंबर पे लाकर खड़ा कर देता है। तो अमेरिका अपने आप में बहुत विचित्र देश है। जबकि हम सबको पता है लगभग 1776 के आसपास ये देश आजाद हुआ है। महज 200-250 सालों में इसकी जो ग्रोथ हुई है वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं यूएस एक ऐसा देश है जहां से हर एक देश सीखना चाहता है। हर एक देश के पॉलिटिशियन और वहाँ के सिटीजन सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने आप को तैयार किया जाए, जिससे आने वाले समय पर हम बेहतर से बेहतरीन हो पाएं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को पहले लाइन में लाकर खड़ा कर पाएं, जहां से हम ये बता पाएं कि हम भी इस देश में कुछ अहमियत रखते हैं, कुछ बड़ी पोजीशंस रखते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका एक पुराना देश है लोकतांत्रिक हिसाब से भी, और अगर ये कहा जाए कि जब देश आज़ाद हुआ उस हिसाब से भी बहुत पुराना देश है। मतलब 200-250 साल तो हो गए इसकी आज़ादी को। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो है कुछ न कुछ संस्कृति और लाइफ स्टाइल भी होगी जो अपने आप में यूनिक होगी। तो हाँ, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है वो अपने आप में बहुत यूनिक है और वो मल्टी कल्चरल नेशन है। मतलब यहाँ पर कई देश के जो कल्चर हैं वो समावेश होते हैं। मतलब एक तरीके से संगम हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कई देशों के लोग आकर बसते हैं, अपने अपने फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज हासिल करते हैं और ग्रो करते हैं एक साथ। तो जाहिर सी बात है हर देश का व्यक्ति यहाँ आएगा, अपनी कुछ न कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल थिंग्स को लेकर आएगा, तो वो मिक्स होती हैं। तो ये मल्टी कल्चरल नेशन हो जाता है और यहाँ पर आके लोग दुनिया भर से बसते हैं। यहाँ पर हॉलीवुड इंडस्ट्री है जो कि अपने आप में सबसे बड़ी यूनिक इंडस्ट्री है, जो फिल्म जगत के फील्ड में काम करती है। बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा होता है जो अपने आप में यूनिक से कम नहीं है। यहाँ पर सब कुछ विचित्र देखने को मिलता है। तो उसके अलावा अगर हम कहें तो यहाँ का खाना भी बहुत अपने आप में अमेजिंग होता है, बहुत ही शानदार होता है। और यहाँ के जो फूड ब्रांड्स हैं वो भी हम सब जानते हैं, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, स्टारबक्स हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर आके अपनी चीज़ों को कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ के स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, तो अमेरिका में बेसबॉल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट खेल होता है। उसके अलावा अमेरिकन फुटबॉल होता है, उसके अलावा आइस हॉकी होती है। ये सब खेल भी यहाँ पर खेले जाते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, जिसमें
पॉप हो गया, हिप हॉप हो गया, जैज हो गया, रॉक हो गया, ऐसे म्यूजिक के प्रकार हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और यही नहीं, ये विश्व के लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब यहाँ की थोड़ी सी पॉलिटिकल सिनेरियोज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये अपने आप में बहुत पुराना लोकतांत्रिक देश है, बहुत पुराना फेडरल रिपब्लिक देश है। तो उस हिसाब से यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ का अगर हम बात करें तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री पावरफुल नहीं होता, यहाँ पर राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और राष्ट्रपति को जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ भारत में क्या होता है कि राष्ट्रपति को चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि जिन सांसदों को हमने चुना है, जिन सांसदों को राज्यसभा के द्वारा लाया गया है, उन सांसदों के द्वारा वोटिंग होती है, फिर राष्ट्रपति चुनता है। और विधानसभा के विधायक भी चुनते हैं राष्ट्रपति को। पर यूएस में डायरेक्ट चुनाव होता है और राष्ट्रपति डायरेक्ट चुना जाता है। तो ये तो जो फेडरल एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये सारी चीजें बनी हैं। अब जैसा कि हम सब ने मैंने अभी बताया कि आपको लेटेस्ट में जो बाइडन जा चुके हैं और उनकी जगह पर कौन आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि 4 सालों तक रहेंगे। 2024 में चुनाव हुआ है, 2028 में चुनाव होगा। तब तक के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। और अमेरिका में जो संसद है, जिसको हम सीनेट कहते हैं, वहां पर 100 मेंबर्स होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जहां पर 435 मेंबर्स हैं। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि वहां की जो राज्यसभा है, जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, तो राज्यसभा में 100 मेंबर हैं और लोकसभा में 435 मेंबर, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए, जिसमें राज्यसभा को वहां सीनेट कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। वहां पर एक जुडिशरी सिस्टम भी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना काम करती है। और इसके साथ साथ अब धीरे धीरे इसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, इसको फाइनल करने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका में टेक्नोलॉजी के अगर सेगमेंट में देखा जाए तो बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होते आए हैं और ये देश विश्व को राह दिखाने वाला देश कहा जाता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो कुछ भी हो रही होती है उसमें कई बार ये सबसे पहले कोई नई चीज़ लाके हमारे सामने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अग्रणी देशों के रूप में भी हमारे सामने नज़र आते हैं। जैसे यहाँ का जो AI है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर यहाँ पर ये काम करते हैं। स्पेस एक्सप्लोजन होता है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज को ये लोग बहुत विस्तार से करते हैं। इन चीज़ों पर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन पर ये लगातार काम कर रहे हैं और ये काम करने की वजह से ये आने वाले वक्त में बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे होते हैं। इनका ये कहना है कि हम किसी भी चीज़ को पहले नंबर पे लाकर रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहिए कि बस ये कर दिया, ये लगातार करते रहना चाहते हैं। ये अपने आप को सबसे आगे रखना चाहते हैं जिससे लोग इनको टॉर्च बियरर कहें कि हाँ यही हैं जो कोई भी चीज़ नई लेकर आते हैं, नई चीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मिलिट्री के बारे में हमने ठीक ठाक आपको बता ही दिया कि मिलिट्री इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इनोवेशंस होते हैं, अच्छा खासा अमाउंट ये अपनी मिलिट्री में लगाते हैं। तो आज की जो बातचीत में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एक यूएस एक ऐसा देश है जो अपने आप को हर चीज़ में आगे लाकर खड़ा करता है, चाहे वो उसकी पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम हो, जियोग्राफिकल सिस्टम हो या कुछ भी, एनीथिंग, सब चीज़ों में वो अपने आप को आगे लाकर खड़ा करना चाहता है। और इसी जद्दोजहद की वजह से अमेरिका विश्व का नंबर 1 देश आज के समय तो नजर आता ही है। अब आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन आज अमेरिका विश्व का सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले कंट्री को लेकर आएंगे, अगले देश के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और विस्तार से उसके बारे में बातें बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।